क्या सस्ता हवाई सफर करना आवाम का हक नहीं? हुकूमत खामोश क्यों? लोकल परवाजों में टिकट पर तकरीबन 50% टैक्स वसूली। इतने भारी टैक्सेस के बाद सफरी सहूलियात ना होने के बराबर। नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं रुपया पैसा में। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री और उसको जो दरपेश मुश्किलात हैं। ख़ास तौर पे अवामी ज़ाविया देखने की कोशिश करेंगे। आवाम को टिकट बहुत महंगे मिलते हैं। अगले दिन मैं इंटरनेट के ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर रहा था तो पता ये चला कि अगर दुबई से कराची आ रहे हैं तो महज 8, 9 या 10 हज़ार रुपये के अंदर आपको वन वे टिकट मिल जाएगा, जबकि इतने का टिकट तो आपको डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर कराची से लाहौर तक का नहीं मिलेगा, कराची से इस्लामाबाद तक का नहीं मिलेगा। बेशतर जो ओकेजन्स होते हैं उस पर ये आपको बात बता रहा हूँ। और ये बड़ी अहम तरीन चीज़ इस वजह से है क्योंकि मुल्क की मईशत भी आगे नहीं बढ़ सकती, मुल्क के हालात भी बेहतर नहीं हो सकते, लोगों के दरमियान राब्ते भी नहीं हो सकते, मवासलात का निज़ाम भी तब तक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब तक कि एफोर्डेबल ट्रैवल ना दी जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो रेल का निज़ाम तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, वज़ीरों की तारीफ़ें कि अगर करनी हो तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं रेल का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन लोग आज भी इसको प्रैक्टिकल नहीं समझते कि वो 24 घंटे का सफ़र, 18 घंटे का सफ़र करके कराची ता लाहौर, कराची ता इस्लामाबाद जाएं, जबकि बाय एयर ये सफ़र बहुत ही जो मैं कहूँगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो लोग भले पूरा दिन क्यों इंगेज करेंगे? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फजल जिलानी साहब जो कि चेयरमैन हैं एयर सयाल के और साबिक सदर भी रहे हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वेलकम करता हूं आपको शो में फजल जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फजल जिलानी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री जो है इतनी मुश्किलात का सामना कर रही और आप एयरलाइन लॉन्च करने के लिए निकले हैं, तो क्या ख्याल या सोच आपके जहन में आया? हम क्योंकि आवाम के ज़ाविये से सोचते तो हमारे जहन में सिर्फ एक चीज़ है कि क्या आप हमें सस्ता टिकट दे पाएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मौका दिया मुझे कुछ एविएशन पे बात करने का। तो सबसे पहले मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि हमें आइडिया कैसे आया। हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं। सियालकोट जैसा कि आपको पता है कि ये एक्सपोर्ट का सिटी है, यहाँ पे 99% जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो उस हवाले से जब हम दूसरी एयरलाइंस पर सफ़र करते हैं तो हमें ये तकलीफ़ होती है कि हमारा ज़र मुबादला भी जाता है और हम लोग जो चीज़ हमें अपने मुल्क में मुहैया होनी चाहिए थी वो हम फ़ॉरेन एयरलाइंस को सफ़र करके दे रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने सोचा है सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे कि हम लोग अपनी एयरलाइन बनाएंगे। तो एयरलाइन भी वो बनाएंगे जो मियारी एयरलाइन होगी और जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सस्ता टिकट भी लाएगी और उनको सफरी सहूलियात भी अच्छी फराहम करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये प्रीवियस एराज के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस जो थीं वो आईं, उनमें से चंद जो हैं वो सर्वाइव कर पाईं, बाकी जो हैं ज़ाहिरी बात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री को अब वो पजीराई नहीं मिली हुकूमत की जानिब से भी और मैं कहूँगा कि बिज़नेस एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी कि वो सस्टेन या सर्वाइव कर पाती। आपके ख्याल से किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या ये सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सकता है पाकिस्तान में? बिल्कुल जी, बिल्कुल सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। हम इसी को रोल मॉडल लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाकिस्तान में सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स हैं जो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, जिनमें सियालकोट का एयरपोर्ट भी है। तीसरा एयरपोर्ट सियालकोट का है, तो चौथा एयरपोर्ट, तो 3 कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के बाद। तो ये है कि इसीलिए इसी तरह हम एयरलाइन को लेके आए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इसको एविएशन इंडस्ट्री में एक जो PIA का एक मुकाम था, जो ऑलरेडी हम लोग 20-25 साल पहले PIA पे सफ़र करते थे और हम उस प्राउड फील करते थे, तो अब वो हम खो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में एविएशन में पहले PIA थी,
तो उसके बाद जब दूसरी एयरलाइंस आई तो उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सस्टेन कर सकते, और साथ में वो पुराने जहाज़ लेके आए, और जिस वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो सके। हम लोग इंशाल्लाह ताला इस एयरलाइन में हमारी पूरी कोशिश है कि हम नए जहाज़ लेके आएंगे। और हम कौन से एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? कौन से एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेंगे अपनी फ्लीट? हम लोग जी एयरबस, अच्छा, हम जी एयरबस A320 और 21। ठीक है, यानी ये दो जहाज़ आप लाना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो मतलब एग्जिस्टिंग PIA शेयर मेरे ख्याल से सेरीन एयर है, उसके अलावा मतलब ये कि एक और एयरलाइन है, याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल कोई वज़ीर आज़म उसका मालिक है किसी मुल्क का, मुझे पता नहीं, खैर मेरे जहन से निकल रहा है नाम। लेकिन इनके साथ फिर आप कम्पीट करेंगे तो कम्पीट करने के लिए आपको पता है कि बड़ा मुश्किल किस्म का एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है। जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो तो खैर मैं नहीं कह सकता कि हैं या नहीं, लेकिन टैक्स और टैरिफ्स के ऊपर बड़ा झगड़ा रहता है। टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन कितनी है, और उस टैक्सेशन का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो कंज्यूमर यानी मुसाफिर सारिफ की जानिब जाता है? ऑलमोस्ट 38 to 39% है जो इस पे टैक्स चार्ज होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी सिविल एविएशन को, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पे गौर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैवल की तरफ लेके आए, इससे टाइम बचता है। आजकल आपको पता है कि वक्त की कीमत है। जब आपने 24 घंटे लगा देने ट्रेन पे कराची पहुंचते हुए या किसी और डेस्टिनेशन पे जाते हुए, तो वही आप 1.5 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो मुझे एक चीज़ की बड़ी उलझन है, पता नहीं फजल साहब आप इससे एग्री करें या नहीं करें। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन फ़्लाइट्स होती हैं ना, वहाँ पे क्लियरेंस, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान में इसका बड़ा इशू फेस कर रहे हैं लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टू ट्रैवल बिटवीन कराची टू लाहौर, इवेंचुअली क्या होगा कि मुझे रोड ट्रैफिक को फेस करना पड़ेगा, लेट्स से फॉर अबाउट 1 आवर। आपको मुझे पता है कराची का आपको अंदाज़ा है यहाँ पे ट्रैफिक के हालात क्या हैं, और फिर उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो यू आर एक्सपेक्टेड टू रीच 2 आवर्स अर्लियर। इन दिस 2 आवर्स आप जो है एयरपोर्ट के अंदर अपने आप को क्लियर कराएंगे, सिक्योरिटी के थ्रू पास करेंगे, फिर उसके बाद टिकटिंग डिजिटल होने के बावजूद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर आप जहाज़ में जाएंगे। इस टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है? प्लीज़ बताइएगा, मैं बड़ा बेचैन होता हूँ, ये टाइम रिड्यूस करने के लिए क्या काम होना चाहिए? देखिए जी, आपको पता है कि जिस सिनेरियो से हमारा मुल्क गुजर रहा है, सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसमें हमें ज़रूरी बात है कुछ ऐसे सिक्योरिटी से हमें गुजरना पड़ता है जो कि ज़रूरी है हवाई सफ़र के लिए, किसी भी सफ़र के लिए। जी। आपने 2 जगह पे चेक होना है, जब आपने एंटर होना है आपने ASF से चेक होना है, इसके बाद आपने टिकटिंग। नहीं, सिक्योरिटी बड़ा संजीदा मामला है। बाहर के ममालिक में तो दूसरे ममालिक के अगर वज़ीर आज़म भी जाएँ तो उनकी भी बेल्टें उतरवा देते हैं, जूते उतरवा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सिक्योरिटी तो बड़ा सख्त मामला है, आपको पता है आजकल तो क्लिपें भी घूम रही हैं। तो लेकिन ये मैं कह रहा था कि अगर इसको थोड़ा उस तरह से, जैसे मैं तो डोमेस्टिक का आपको पता है, इंटरनेशनल में तो यू कैन टेक अनदर 2 आवर्स, आप ऐसे समझ लेंगे 5 घंटे आपके इसमें लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा तो जो है वो पैसेंजर फ्रेंडली होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। मैं भी एक मेरे जहन में चीज़ आई थी, मैंने कहा आपसे ज़रूर पूछूं इस बारे में। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन फिर वही बात है कि सिक्योरिटी मेजर्स को तो हमने पूरा करना है, उसके बिना तो काम नहीं हो सकता, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, तो उसमें हमारा एयरलाइंस का इतना कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी थी। अब एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव होती जा रही है, एयरलाइंस डायरेक्ट टिकटिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने भी इस बारे में सोचा होगा, पहले ट्रैवल एजेंट्स का एक जाल हुआ करता था, वो लोग बेसिकली एयरलाइंस को फैसिलिटेट किया करते थे। अब ये बिज़नेस जब से ऑनलाइन गया है, आपके ख्याल से क्या एयरलाइंस को उसका फ़ायदा हुआ है या एयरलाइंस के लिए नए चैलेंजेस खड़े हुए हैं? देखें जी, पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना, वो अभी भी ट्रैवल एजेंट्स पे डिपेंड करता है।
क्योंकि आपको एजुकेशन इतनी नहीं है, जिस वजह से लोगों को ज़ाहिर बात है लोग हेजिटेशन फील करते हैं कि भाई इंटरनेट खोलें, इंटरनेट से टिकट बुक करवाएं। हालांकि ये बड़ा इजी प्रोसेस है। अगर इसको जब जो हम लेके आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको जब हम लॉन्चिंग के करीब आएंगे तो आपको बताएंगे कि एयर सियाल इसमें क्या कुछ लेके आ रही है। हम लोग इंशाल्लाह ताला डिजिटल बॉर्न एयरलाइन होंगे और ये पाकिस्तान में पहली एयरलाइन होगी जो डिजिटल बॉर्न एयरलाइन होगी। अच्छा, नहीं बहुत सारे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम देखकर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट भी देख रहे होंगे, शायद मेरी बात से नाराज़ हो जाएं, लेकिन उनकी इंटरमीडिएरी कॉस्ट जो होती है ना, उसकी वजह से कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, पैसेंजर को ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जैसे बड़ी बड़ी एयरलाइनें पाकिस्तान में आ रही हैं, एमिरेट्स हो गई, इत्तेहाद हो गई, कतर हो गई, ये 3 बड़ी हैं जो आ रही हैं मशरिक़ वस्ता से। तो इन लोगों ने तकरीबन जो है वो इनका ट्रैवल एजेंट्स का रोल जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया है। तो मेरा ऐसा ख्याल है, फिर मेरी राय है कि इससे फ़ायदा हो रहा है कंज्यूमर को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि उसको फ़ायदा हो रहा है। जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो ट्रैवल एजेंट्स हैं हम उनके बिना चल नहीं सकते। इसलिए नहीं चल सकते कि उनके पास कस्टमर जाने में इजी फील करता है, उनसे डिस्कस भी कर लेता है, जी मैंने फलान टाइम पे जाना है, मैंने ऐसे करना है, तो वो उनको काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं। तो जो दूसरी एयरलाइंस है, जैसे एमिरेट्स आप कह रहे हैं, जैसे दूसरी एयरलाइंस का आपने नाम लिया, इत्तेहाद का, कतर का, वहाँ पे भी वो ट्रैवल एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं। 60 to 70% ट्रैवल एजेंट्स ने काम करना होता है। एक बड़ा लुक्रेटिव रूट आपके लिए बन जाएगा सियालकोट दुबई सियालकोट, क्योंकि ये बड़ा लुक्रेटिव रूट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को मशरिक़ वस्ता जाने का बड़ा शौक है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जहन में कुछ रखा हुआ है इस तरह का प्रोग्राम। उसका जवाब आपसे लेता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की एयरलाइन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के मुतालिक, और इसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं अब उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मसाइल बहुत सारे होते हैं। कारोबारी अफराद को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेशक एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत बात की, लेकिन ज़्यादातर उसका जो महवर उसका बना रहा PIA। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर फजल जिलानी साहब से मैं जानूँ, जो कि चेयरमैन हैं एयर सियाल के और साबिक प्रेसिडेंट भी हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनसे कि जनाब वाला अभी जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है आपके ख्याल से क्या ये कंजीनियल है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए? आप लोगों को किन किन मसाइल का सामना है? क्योंकि अभी तो आप जो है लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है काम भी करना पड़ेगा। आज से ही उन मसाइल के बारे में सोच रहे होंगे। आपके जहन में कौन सी वो अहम चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए? जी अली भाई। जी जनाब साहब, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जी मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे टैक्सेस रिड्यूस करें और एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ट्रैवल करेंगे, पैसेंजर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो रेवेन्यू भी उस तरह आएगा, उस पर टैक्सेस भी जाएंगे। ज़ाहिर बात है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो टैक्सेस भी जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी 3-4 सजेशंस हैं। एक ये है कि इन्होंने हमारी मैंडेटरी है कि 1 साल के बाद आपको इंटरनेशनल करते हैं, तो मेरी यही हुकूमत से, सिविल एविएशन से ये रिक्वेस्ट है, इसका पीरियड जो है वो रिड्यूस करके 3 माह करना चाहिए। देखें जब फॉरेन एयरलाइंस है, जैसे अभी एक सलाम नई एयरलाइन है अपना मस्कत की, तो वो ऑलमोस्ट अब 3रे महीने के बाद अपनी लॉन्चिंग के वो इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहे हैं। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमें जो जहाज़ हम लेके आ रहे हैं वो 12 साल से पुराने नहीं आ सकते। ये 2 साल पहले सिविल एविएशन ने ये अपनी नई पॉलिसी दी थी, इसको थोड़ा सा लीनियंट करें। इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको लेके जाएं 15 साल तक, तो 15 साल तक पुराने जहाज़ पाकिस्तान में आ सकते हैं। जहाज़ कभी भी ओल्ड नहीं होता, जहाज़ की अगर मेंटेनेंस टाइम से होती है तो आप देखें कि थाई एयरवेज के पास 30-30, 35-35 साल पुराने जहाज़ चल रहे हैं। उनका जम्बू जहाज़ 747, आज भी मैं पिछले दिनों गया हुआ था तो मैंने ट्रैवल किया बैंकॉक से ओसाका,
तो वो जहाज़ जा रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इन चीज़ों को लेके चलें ताकि आपकी लोकल एविएशन इंडस्ट्री भी बूम करे और ये उसी तरह परफॉर्म करे जैसे कि आज से 30 साल पहले करती थी। बात थोड़ी मुज़ाहिका खेज़ है, लेकिन ये बात आपने जहाज़ों की जहाज़ों का तो नहीं पता, लेकिन कभी कभार जहाज़ में बैठता हूँ तो PIA की एयर होस्टेस को देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि 30-35 साल पहले भी जब सफ़र किया था तो यही दिखी थी, तो अभी भी वहीं हैं। तो खैर एनीवे, जहाज़ों का अब आपने सजेशन दिया, ये एक मैं कहूँगा कि हुकूमत को इसके बारे में तवज्जो देनी, और ख़ास तौर पे जिस चीज़ के बारे में मैं चाहूँगा कि हुकूमत तवज्जो दे वो ये है कि आपकी फाइनेंसिंग बेहतर अंदाज में की जा सके ताकि आपके लिए बैंककारी का जो निज़ाम है वो बेहतर फाइनेंस प्रोवाइड करे एंड यू आर एबल टू गेट होल्ड ऑफ द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट एंड दे आर एबल टू गिव यू फाइनेंस एट ए चीपर रेट। मुझे भी पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर फाइनेंसिंग एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ की हाईली लेवरेज्ड इंडस्ट्री हो, उनको बैंक्स को अप्रोच करना पड़ता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइएगा कि गवर्नमेंट इज़ ट्रीटिंग यू वेल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग यू लाइक एन इंडस्ट्री एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर यू, या यहाँ पर सेल्फ हेल्प बेसिस पे काम हो रहा है? पहले तो मैं अली भाई एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि आपकी इतनी उम्र है कि 30-35 साल भी आपको वही एयर होस्टेस मिली जो अभी भी वही है। तो हमारी पहली बात, हमारी एयर सियाल में जो है ना, हमारा जो क्रू होगा ना, वो आप अप्रिशिएट करेंगे उसका बोलना, उसका अखलाक, उसकी जो, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी, वो इट विल बी, यू विल सी व्हेन वी विल लॉन्च अवर एयरलाइन। दूसरी बात रह गई, it will be a pleasure to travel on an airline where the cabin crew and the people who are serving us are energetic people and वो हमें जो है बड़े congenial atmosphere के अंदर जो है वो हमें ट्रीट करें। यकीन करें दिल में हसरत रह जाती है, लेकिन आई थिंक प्राइवेट एयरलाइंस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अच्छा कैबिन क्रू इंट्रोड्यूस कराया है। आई एम होपफुल कि आप भी उसी जो है वो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव और विजन के साथ चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे मैं एक जो बात पूछ रहा था, मुझे ये ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि डू यू हैव एनी कैश फ्लो और सपोर्ट और सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि हर इंडस्ट्री को तो ये लोग कोई ना कोई छूट दे देते हैं, आपकी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिशिंग और प्रॉस्परस इंडस्ट्री, इसको क्यों सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए जी, जैसे कि हम तो अभी नई एयरलाइन है तो हमारे पास माशाल्लाह अपने फंड्स काफ़ी मौजूद हैं। हमारे पास हमने 200 डायरेक्टर लिए हुए हैं जी, जो ईच डायरेक्टर हैज़ टू इन्वेस्ट 10 मिलियन रुपीज़। तो वी हैव इन आवर किटी वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 2 बिलियन रुपीज़। तो हमें तो अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी और ना पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन लेटर ऑन बैंक्स से आपको डेफिनेटली जब आपने और बड़ा ऑपरेशंस लेके जाना, फ्लीट को बढ़ाना है, तो आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें डेफिनेटली जो बैंक्स हैं वो आपको करते हैं जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है, जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे होते हैं। और उसमें गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस है ना, तो प्राइवेट बिजनेस को गवर्नमेंट उस तरह सपोर्ट नहीं करती। हाँ, ये एक खैर ये अलमिया है, इसके बारे में अब मैं और मज़ीद तो नहीं कहूँगा, लेकिन सर आपने ऐसी बात कर दी तो ये मुझे बताइएगा कि मतलब एक मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनकी भी अपनी एयरलाइन है, उनका मुल्क जो है वो तो बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाता है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, तो आप लोगों के लिए भी बननी चाहिए। आगे समझ तो आप गए होंगे। हाँ नहीं, आपको एक बात वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मैं इनसे मिला हूँ एयरलाइन के सिलसिले में, हालांकि उनकी अपनी भी एयरलाइन है, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे उन्होंने सपोर्ट किया और बड़ी खुशी का इजहार किया। बस एक बात का जिक्र ज़रूर किया उन्होंने कि आप ये बड़ा कैश बर्निंग बिजनेस है, फाइनेंसेस आने चाहिए, तो वो माशाल्लाह हमारे पास हैं। हाँ, वही मैंने देखे, मैं आपसे सवाल ही वो पूछा कैश वाला, क्योंकि एम ये है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए ना यू नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फाइनेंस बैकिंग यू, बट यू लुक कॉन्फिडेंट। इसके माने ये हैं कि ऑब्वियसली यू हैव द रिक्विजिट फाइनेंसेस और एटलीस्ट यू हैव अरेंज देम फ्रॉम समवेयर, ताकि आप लोगों को उसमें कन्वीनियंस रहे। अली भाई इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखें, सियालकोट जैसे $2 बिलियन की एक्सपोर्ट है सियालकोट से, तो हर बंदे का अपना अपना बिजनेस है। तो तमाम लोगों ने, जैसे हमने एयरपोर्ट को सपोर्ट किया, हमने वहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए नहीं था कि एयरपोर्ट पे, एयरलाइन में भी जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने प्रॉफिट्स के लिए नहीं की। ये चाहते हैं जी हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, कुछ हम अपनी नेशन को पे बैक करें, अपने मुल्क को पे बैक करें। हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, जैसे भी हालात हैं, कुछ भी है, आप यकीन करें कि हमें इस मुल्क से बहुत प्यार है, सियालकोट के लोगों को पाकिस्तान से बहुत प्यार है, और वो सियालकोट के लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये भी उसी की कड़ी है, जो एयरलाइन है ये भी उसी की कड़ी है। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल समझता हूँ, ये जज्बात आपके हैं,
लेकिन जो दो फाजिल वज़ीर हैं हमारे, उनको भी सियालकोट के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। जनाब एहसन इकबाल साहब हैं, चले नारोवाल भी मैं कहता हूँ सियालकोट ही है। ऑन दी अदर हैंड ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ही इज़ ऑल्सो फ्राम सियालकोट। प्रीवियसली ही हेल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, नाउ ही हैज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो। तो एम ये है कि मुझे तो सियालकोट के, मैं बाद में बात करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने सियालकोट की बात कर दी, और सच बात यह है कि ये मेरा शहर भी है, मेरा हर पाकिस्तान का शहर मेरा शहर है, और सियालकोट की जो मट्टी है बड़ी ज़रखेज़ है। तो मुझे तो अभी बताया जा रहा है कि वहाँ सियालकोट सिटी के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर भी, तो वो आप लोगों की अपलिफ्ट नहीं हुई। हर कैबिनेट के अंदर 2-3 वज़ीर, स्पीकर नेशनल असेंबली भी आपका रहा है। आप पता होगा माजी में जहांगीर करामत साहब भी, मेरे ख्याल उनका ताल्लुक जनरल जहांगीर करामत साहब का सियालकोट से है। एयरफोर्स चीफ भी वहाँ से थे, एक वक्त पे नेवल चीफ भी हमारे वहाँ से थे। तो सर कुछ इम्प्रूवमेंट तो हमें देखनी चाहिए ना, क्यों नहीं हुई अभी तक? देखें जी, पाकिस्तान की धरती जहाँ पे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सरकार का जन्म हुआ है, तो ये देखें कि ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो यहाँ से तो हर वक्त में, हर दौर में लोग जो हमारे यहाँ के सपूत हैं वो किसी न किसी ओहदे पे फायज रहे हैं। बाकी रही सियालकोट की बात, इस वक्त देखें जी छोटे मोटे इश्यूज़ चलते रहते हैं, मेजर इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है और वो करते भी हैं। लेकिन जहाँ तक बिज़नेस कम्युनिटी की बात है, जैसे हमारे कल प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ इश्यूज़ रेज़ किए, वो ज़ाहिर बात है जब मैं प्रेसिडेंट था तब भी ये इश्यूज़ चल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मईशत बेहतर होगी। तो हमने तो हर आइडिया, हर जो एफर्ट्स हैं वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। सर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब जो है कितनी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं सियालकोट? मेरा ख्याल है पिछले 5 सालों में एक दफ़ा आए हैं। एक बारी? तो मतलब ये है कि फिर अगली बारी की फिर फिक्र करनी पड़ेगी ना सर। समझे सियालकोट से बड़ी सीटें हैं नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की, बड़ा ट्रेड देते हैं आप लोग, बड़ी एक्सपोर्ट करते हैं आप लोग, तो थोड़ी तवज्जो तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ये बताएं मुझे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। देखें सियालकोट मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे फॉरेन बायर्स आते हैं। इसको मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि इसको इस्लामाबाद के लेवल का शहर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन लोग आते हैं जिनके साथ हम कारोबार करते हैं, जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं। तो अगर शहर की हालत अच्छी होगी, वो आएंगे देखेंगे तो एक इमेज अच्छा जाएगा मुल्क का। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस शहर को इंटरनेशनल लेवल पर शहर होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, जैसे कि हमारा इस्लामाबाद है। अच्छा, मुझे कल भी जिक्र हो रहा था क्योंकि इत्तेफाक की बात है, सियालकोट के मौजू पर ही बात हो रही थी, तो कितनी यूनिवर्सिटियां वहाँ पर मौजूद हैं और क्या मतलब नेटवर्क है वहाँ पर? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या स्टेटस है? आप पता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग हब्स है, और आपको पता है हम हमेशा से शोर मचाते हैं कि जी राइस इज़ वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट्स। तो कितने राइस डेवलपमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर खुल चुके हैं, और बहुत सारे वेजिटेबल्स वहाँ पर ग्रो होते हैं। कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, क्या चीप हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, जैसे बाहर जो चीज़ें हैं वो और शहरों के अंदर माजरत जो चीज़ें मौजूद हैं वो सियालकोट में मौजूद हैं कि नहीं? इस सवाल का आपसे जवाब लूँगा, लेकिन लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात तो हम कर रहे थे एयरलाइन इंडस्ट्री के मुतालिक, लेकिन हमारे फाजिल मेहमान जनाब फजल जिलानी साहब जो कि चेयरमैन हैं एयर सियाल के, वो साथ साथ साबिक सदर भी हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और ये इत्तेफाक है कि फिर मैंने उनसे सियालकोट का सवाल भी पूछ लिया, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने उनसे यही पूछा कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, कितने जो हैं R&D इंस्टीट्यूट्स बन गए, कितने राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बन गए, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है उस रीजन की, उस जगह की, सियालकोट शहर की और उसके गिरदो नवा की, और सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर इतनी कंट्रीब्यूशन है। अल्लामा इकबाल का शहर है, हम तो भूल गए। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ अल्लामा इकबाल बेटा किस शहर के थे, तो आगे से बोलते हैं जी वो तो लाहौर के थे, लेकिन वो लाहौर के नहीं भाई, सियालकोट के थे अल्लामा इकबाल। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जनाब फजल जिलानी साहब आपसे इन सवालों का जवाब ले लूँ। मुझे ये बता दें कितने तरक्याती मंसूबे लगे सियालकोट के अंदर जिनका ताल्लुक बराह रास्त मईशत के साथ है, आपकी सनत तिजारत को फ़रोग मिला, या आपकी जो शहर था उसकी जो इकोनॉमिक अपलिफ्ट हुई है? कितने नए पुल बने, कितने अंडरपास बने?
क्योंकि आपको पता है लाहौर में तो कैंची मिल जाए, घर में कोई कलम मिल जाए, कोई गिलास मिल जाए, उसकी शक्ल का पुल फ़ौरन बना दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ कितने पुल ब्रिज वगैरह बने और सड़कें कितनी वाइड की गई हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ जी। यहाँ पे एक सब वुमेन यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं। जो गवर्नमेंट लेवल पे यूनिवर्सिटी है जो कह लें कि वो बिल्कुल कोई नहीं है, पब्लिक लेवल पे कोई नहीं है। हमारी बातचीत चली है, नस्ट से भी चली है और उसके बाद NTU जो फैसलाबाद की है उससे भी चली है बात, जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जबकि हमारे पास 500 एकड़ ज़मीन भी है जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए दी हुई है और वो आज से कह लें 15 साल पहले की, तो अभी तक लेकिन हम इस चीज़ से महरूम है। जहाँ तक R&D की बात है वो वैसा भी कुछ नहीं हुआ, जबकि इस शहर को इसकी अशद ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ की, टेक्नोलॉजी कॉलेजेस की अशद ज़रूरत है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट तब हमारी बढ़ सकती है अगर हम लोग लेटेस्ट जो आजकल के दौर में CNC मशीन्स हैं, जो और लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, अगर हम उनकी तरफ जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा मुश्किल किस्म का सवाल पूछूंगा, जरा बुरा ना मानिएगा। ये जो फेडरेशन वाले हैं ये वोट लेने के अलावा भी आते हैं कभी सियालकोट? मतलब एक तो ये वोट लेने के लिए आते हैं ना जब इनका इलेक्शन होता है, जहाज भर भर के आते हैं सारे अंकल फेडरेशन वाले, इसके अलावा भी क्या कभी आते हैं कि यार पूछने के लिए कि आप अपनी मदद आप कर रहे हैं, आए फेडरेशन भी अपना दफ्तर यहाँ खोल ले, कोई काम आपके लिए, कोई काम आपको करके दे दें? जी अली भाई देखें, पिछले 3-4 साल से तो फेडरेशन में आपको पता ना चेंजिंग आ चुकी हुई है। तो ये लोग जो अभी जो हमारा ग्रुप चल रहा है ये तो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं और टाइम लगेगा। उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में ये चीज़ें जो है ना वो लाइन अप हो जाएंगी और बेहतर होंगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा साथ में जो है ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है कुछ सियालकोट के अंदर, क्योंकि आप पता हुआ चावलों के अंदर मशहूर जगह जो हैं ये मंडी बहाउद्दीन है पंजाब के अंदर, और उसके अलावा अपना सियालकोट का चावल भी बड़ा मशहूर है एडजॉइनिंग एरियाज़ का, जहाँ से अबरारुल हक साहब भी ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे फाजिल वज़ीर साहब भी CPEC वाले ताल्लुक़ रखते हैं। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पे कोई काम हो रहा है? नहीं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है कि राइस इस इलाके का जो है वो बासमती राइस जो पूरी दुनिया में क्या है कि फेमस है, वो काफ़ी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई रिसर्च लैब वगैरह नहीं है। That's very unfortunate. हम कोशिश हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी राइस की एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स, सियालकोट की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, ये आपने स्पोर्ट्स गुड्स की बात की, वैसे इससे भी जुड़ा सवाल यही है कि क्योंकि इंटरनेशनली जो अब नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, पहले आप पता है सियालकोट का फुटबॉल बड़ा मशहूर था, अब भी मशहूर है, अभी बहुत मशहूर है, लेकिन रिफाइनमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इंटरनेशनल डिमांड्स की जो के पस मंज़र में अब उसमें भी रिसर्च चाहिए। तो स्पोर्ट्स गुड्स की रिसर्च के लिए कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इनको चाहिए कोई इंस्टीट्यूट बनाए, आपके पास है वैसे कोई इंस्टीट्यूट इस काम का? हाँ जी, हमारे चैम्बर ने एक कोशिश की थी, उसके सिलसिले में SIDT एक हमारा सेंटर है, वो वहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं नई इंडस्ट्री, नई फुटबॉल की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आपसे मैं इसलिए इस बारे में जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एडजॉइनिंग एरियाज़ की भी बात करते हैं। आप जानते हैं कि एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वक्त। पसूर, नारोवाल, ऑल दीज प्लेसेस विच आर वेरी नियर बाय टू सियालकोट एंड सम पीपल इवन कंबाइन देम विद सियालकोट। तो यहाँ के लोगों की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आपके ख्याल से क्या कोई रूरल डेवलपमेंट भी ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई रूरल तौर पर आप देख रहे हैं देही इलाकों के अंदर कोई तरक्की हो रही है? नहीं, उस तरह उधर तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो तमाम लोग तो सियालकोट शहर की तरफ ही आते हैं, तो जितनी भी इंडस्ट्री है वो अभी जा रही है, कुछ रूरल एरिया की तरफ भी जा रही है इंडस्ट्री, लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है ना गिरदोनवा सियालकोट के अंदर ही है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं दोबारा आई वुड लाइक टू स्विच बैक टू दी एविएशन एंड एयरलाइन इंडस्ट्री। असल में सबसे जो अहम चीज़ यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारी आवाम ये महसूस करती है, बल्कि आवाम पे क्यों मैं लगाऊँ सिर्फ अकेले, मैं ज़्यादातर ये महसूस करता हूँ कि एयर ट्रैवल जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंटरनली सस्ता होना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने कराची लाहौर का टिकट लेना है
अगर मैं रिटर्न टिकट लेना चाहता हूं तो आई वुड वांट कि इट शुड बी अवेलेबल टू मी एट 16,000 रुपीज़, लेट्स से रफली, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, तो मुझे 16,000 रुपये का कराची लाहौर का रिटर्न टिकट मिल सकेगा? और मुस्तकबिल में क्या इसी तरह कराची इस्लामाबाद के लिए भी इसके आसपास, तो कुछ ये बताइएगा इस बार। आपको 2,000 रुपये भी मिलेगा, आप देखिएगा कि एयरसेल आपको 2,000 में भी देगी। हाँ जी, आपको 2,000 में भी देंगे। आप 3 महीने पहले बुकिंग कर देंगे, आपको 2,000 में मिल जाएगा। हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, आप 2,000 रुपये में टिकट दे देंगे? बिल्कुल देंगे जी, वो लकी लोग होंगे, हो सकता है अली भाई आप ही हो, हम डेफिनेटली देंगे। हमारा जो रेवेन्यू टिकटिंग होगी ना वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, और हम इसको इस तरह करेंगे कि जो टिकट्स आप पहले बुक करते हैं उस पर हम लोग आपको चीपर प्राइस पे देंगे। वो जो लोग 3-4 माह पहले बुक करते हैं, जैसे यूरोप में है, यूरोप में आप $1 में €1 में ट्रैवल कर सकते हैं, तो इधर भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यही तो हम एयरसेल लेके आएगी इंशाल्लाह ताला। चलिए, लेट्स होप यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस, बिकॉज आई एम रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस थिंग दैट यू आर सेइंग। यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फजल जिलानी साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। बहुत अहम गुफ्तगू हो गई एयरलाइन इंडस्ट्री के मुतालिक, और थोड़ा बहुत हमने सियालकोट के मुतालिक भी बात कर ली। नाजरीन के लिए मैं कहता चलूँ, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।